Hello buddies, welcome to my channel. Today we will discuss about chapter 3 National Income and Related Aggregates. जैसे हमने चैप्टर 2 में देखा कुछ बेसिक टर्म्स मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले, ऐसे हमें यहाँ पे कुछ और बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स आगे पढ़ने से पहले। हमें नेशनल इनकम और उससे रिलेटेड कुछ एग्रीगेट्स, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो। So without time wasting, let we start our topic. नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब होता है वो पर्सन जो एक कंट्री में 1 साल से ज़्यादा रह रहा हो और वहीं का एक लिविंग पर्सन बन चुका हो, उसको हम नॉर्मल रेसिडेंट बोलते हैं। जब किसी देश के पर्सन जो इनकम कमाते हैं उसका अगर हम टोटल करें, उस इनकम का हम टोटल करें तो वो हमारा नेशनल इनकम बन जाता है। 1 साल में हमारे देश के पर्सन ने कितने पैसे कमाए वो नेशनल इनकम बन जाता है। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे सिर्फ देश के अंदर पैसे कमाए जा रहे हो, देश के बाहर से भी पैसे कमाए जा सकते हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। तो इन चीज़ों का सम जो होता है वो नेशनल इनकम होता है। अब हम देखते हैं फैक्टर इनकम क्या होता है। फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो हमें फैक्टर ऑफ पेमेंट के रूप में मिलती है। जैसे कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लाइक आपका कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, लैंड हो गया, लेबर हो गया। तो इनसे जो हमें पेमेंट मिलती है वो उसको हम फैक्टर इनकम बोलते हैं। जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो इसको एज अ फैक्टर पेमेंट की तरह देगा, लेकिन हाउस होल्ड के लिए तो वो इनकम हुई ना, तो इस चीज़ को ही हम फैक्टर इनकम बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टर इनकम्स आर द पेमेंट्स मेड बाय प्रोड्यूसिंग यूनिट टू द हाउस होल्ड। जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है वो हाउस होल्ड सेक्टर को जो पेमेंट करता है, जो इनकम देता है, वो फैक्टर इनकम होता है। फैक्टर इनकम हो सकता है जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फैक्टर इनकम हमारे इन रूप में हो सकता है। कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के रूप में हो सकता है, रेंट के रूप में हो सकता है, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इंटरेस्ट जैसे कि यहाँ पे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, अगर हम लेबर देंगे तो उन्हें वेजेस मिलेगी, मतलब कंपनसेशन मिलेगा। रेंट, अगर हम अपनी लैंड दे रहे हैं तो उस पर हमें रेंट मिलेगा। इंटरेस्ट, अगर हम अपना कैपिटल दे रहे हैं तो हमें उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। प्रॉफिट, अगर हम अपना एंटरप्रेन्योरशिप दे रहे हैं, अपनी बिजनेस, अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें उस पर प्रॉफिट मिलेगा। तो इन इनकम को हम फैक्टर इनकम बोलते हैं। नाउ एक टर्म आता है हमारा ट्रांसफर इनकम की। ट्रांसफर इनकम क्या होती है? तो दीज आर दोज इनकम विच आर रिसीव्ड बाय अ पर्सन एज अ हेल्प, चैरिटी, डोनेशन एट्सेट्रा। ये कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी करने के बाद इनकम नहीं कमाई जाती, ये इनकम एज अ हेल्प, चैरिटी, डोनेशन इन तरीके से मिली जाती है। जैसे कि मैंने किसी को पैसे दे दिए, ऐसे ही दे दिए कि लो तुम रख लो, तुम्हें ज़रूरत है, किसी गरीब को पैसे दे दिए, तो वो उसके लिए ट्रांसफ़र इनकम है। वो उसके लिए ना तो कोई फैक्टर इनकम हुई, मतलब वो जो इनकम है उसने कोई काम करके नहीं कमाई, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी या फिर कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी करके नहीं कमाई, उसे एज अ हेल्प या चैरिटी मिली है। तो इस चीज़ को हम ट्रांसफ़र इनकम बोलते हैं। याद रखना ये एक अनअर्न इनकम है, मतलब इसको अर्न नहीं करा गया, ये एक अनअर्न इनकम है, इसलिए ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। नेशनल इनकम में वही इनकम इंक्लूड होती है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के बाद मिली है, जो किसी प्रोडक्टिव काम करने के बाद मिली है, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है। ट्रांसफ़र इनकम कभी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। जैसे कि फैक्टर इनकम हुआ, ये इंक्लूड होगी क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के बाद मिल रही है, लेकिन ट्रांसफ़र इनकम नहीं होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉर्मल रेसिडेंट। जैसे मैंने आपको भी पिछले उसमें बताया कि नॉर्मल रेसिडेंट वो होता है जो 1 साल से ज़्यादा कोई पर्सन हमारी कंट्री में रह रहा हो तो वो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा, चाहे वो हमारे देश का क्यों ना हो, चाहे वो किसी बाहर देश का क्यों ना हो सकता है कोई बाहर देश का पर्सन हमारे कंट्री में आके काम कर रहा है और वो 1 साल से अगर ज़्यादा रह रहा है तो वो एक तरीके से हमारा नॉर्मल रेसिडेंट बन जाएगा। इसको हम ऑर्डिनरीली रेसिडेंट भी बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नाउ वी विल डिस्कस डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। फैक्टर इनकम, अभी मैंने आपको बताया फैक्टर इनकम, रेंट, प्रॉफिट एंड जो जो हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से मिलती हैं वो हमारा फैक्टर इनकम होती हैं। तो वे उन उन चीज़ों का सम, उन चीज़ों का टोटल हमारा डोमेस्टिक इनकम कहलाता है। जब ये फैक्टर इनकम एक कंट्री की बाउंड्री लाइन तक ही कमाया जाए, किसी विद इन द कंट्री में कमाया जाए, तो वह डोमेस्टिक इनकम कहलाता है।
इसमें एक टर्म का यूज़ हुआ है डोमेस्टिक टेरिटरी। तो आपको बताना ज़रूरी है कि डोमेस्टिक टेरिटरी होता क्या है। डोमेस्टिक टेरिटरी बेसिकली वो होती है, किसी देश की लिमिट होती है। जैसे कि अगर हाँ ये हमारे देश की बाउंड्री है, हम यहाँ तक रह सकते हैं, हम यहाँ तक अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं, ये चीज़ हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी। इसको हम इकोनॉमिक टेरिटरी और जोग्राफिकल टेरिटरी भी बोलते हैं। वो टेरिटरी जो किसी गवर्नमेंट ने बनाई है, जिसके अंदर उस कंट्री के पर्सन, गुड्स और कैपिटल सर्कुलेट कर सकता है फ्रीली, वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कन्वर्जेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। आपको ये याद रखना है, जो डोमेस्टिक इनकम है वो नेशनल इनकम से छोटा है, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट इंक्लूड नहीं होते, नेशनल इनकम में होते हैं। तो हमें डोमेस्टिक से नेशनल इनकम बनाना पड़ता है। हमें जानना होता है कि हमारे पूरे देश की इनकम क्या है, हमारा डोमेस्टिक इनकम से काम नहीं चल सकता। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है नेशनल इनकम का फॉर्मूला, नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ये नेट फैक्टर इनकम होता है फ्रॉम अब्रॉड। इस चीज़ को जब हम एक्सपोर्ट को ऐड करेंगे और इम्पोर्ट को एक्सक्लूड करेंगे डोमेस्टिक इनकम में से, तो वो हमारा नेशनल इनकम बन जाएगा। यहाँ पे मैंने नेट फैक्टर इनकम का एक और फॉर्मूला लिखा है, जैसे कि यहाँ पे फैक्टर इनकम अर्न बाय अवर रेसिडेंट ऑफ फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेसिडेंट इन अवर डोमेस्टिक कंट्री। नेट फैक्टर इनकम ऐसे भी निकाली जाती है कि जो पैसा हमारे देशवासियों ने कमाया फ्रॉम दी अब्रॉड, उसको हम ऐड करें, माइनस जो पैसा दूसरे देश के पर्सन ने हमारी कंट्री से कमाया, उसको हम माइनस करें, उससे हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आएगा। न्यूमेरिकल्स में लिखा आता है कि नेट फैक्टर इनकम अर्न बाय अवर रेसिडेंट कितना है और नेट फैक्टर अर्न बाय नॉन रेसिडेंट कितना है। नॉन रेसिडेंट का मतलब वो है जो हमारे देश के लोग नहीं है, लेकिन हमारे देश से पैसा कमाया जा रहा है। जैसे कि बाहर देश की कंपनियां जो आती हैं, वो अपना प्रॉफिट अपने देश में ले जाती हैं, तो वो हमारे लिए प्रॉफिट नहीं है, तो हमें उसे एक्सक्लूड करना पड़ेगा अपने नेशनल इनकम निकालने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी क्या होता है। सो नॉमिनल जीडीपी होता है मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स दैट इज कैलकुलेटेड एट द करंट प्राइस। मान लीजिए जो नॉर्मल जीडीपी होता है, वो मैंने आपको बताया था फाइनल गुड्स क्या होता है। फाइनल गुड्स की टोटल वैल्यू को अगर हम जो टोटल वैल्यू बनी है उसकी मल्टीप्लाई करें उस ईयर के प्राइसेस से, तो हमारा नॉमिनल जीडीपी आ जाता है। अगर हम उस टोटल वैल्यू को जितना हमने सम निकाला फाइनल गुड्स का, उसकी मल्टीप्लाई करें किसी बेस ईयर के प्राइस से, तो हमारा रियल जीडीपी आ जाता है। बेस ईयर प्राइसेस वो होता है, हमने कोई ईयर सिलेक्ट कर लिया कि ये ईयर ऑफ कंपैरिजन है, तो वो इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे अपनी क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस हुई है, तो वो रियल जीडीपी कहलाएगा। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। कांस्टेंट प्राइसेस का मतलब ये है कि हमने कोई बेस ईयर, कोई कंपैरिजन के लिए ईयर चुन लिया है और उसी से हम बार बार मल्टीप्लाई करेंगे उस ईयर के प्राइस से। जैसे कि मैंने 2010 चुन लिया, तो 2011 के लिए जो हम रियल जीडीपी निकालेंगे वो उस 2010 के प्राइस से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, ऐसे 2012 के, 2013 के। लेकिन नॉमिनल जीडीपी में हम उसी करंट ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि अगर मैं 2023 का निकाल रही हूँ, 2023 की ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2011 का निकालेंगे तो 2011 के प्राइस से ही मल्टीप्लाई करेंगे। बस नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में सिर्फ प्राइस का डिफरेंस आ जाता है, करंट ईयर प्राइसेस और बेस ईयर प्राइसेस का। नाउ एक हमारे पास एक टॉपिक आता है जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी ये यहाँ पे रेशियो है, ये नहीं है। जीडीपी डिफ्लेटर इज द रेशियो बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। सो अगर हम नॉमिनल जीडीपी को ऊपर रखें और नीचे रियल जीडीपी को रखें और उससे 100 से मल्टीप्लाई करें, तो हमारा जीडीपी डिफ्लेटर आ जाता है। बेसिकली ये रेशियो दिखा रहा है कि नॉमिनल जीडीपी कितना चल रहा है और रियल जीडीपी कितना चल रहा है। इसको हम प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर को हम प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे कई बार प्राइस इंडेक्स भी लिखा जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होना।
Now we have some limitations of GDP as welfare. We have 4 limitations. First is distribution of income. इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में हम ये देखते हैं कि इनकम का रेशियो कैसे है हमारी कंट्री में, कि पुअर सेक्शन को की इनकम कितनी है और रिच सेक्शन की इनकम कितनी है. हो सकता है कि जीडीपी जो इंक्रीज हो रही है वो रिच सेक्शन की वजह से हो रही हो, पुअर सेक्शन पे कोई फ़र्क ही ना पड़ रहा हो, पुअर सेक्शन और पुअर होता जा रहा हो. तो ये एक अच्छा वेलफेयर नहीं कहलाता, इसलिए क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जिस भी कंट्री में अलग अलग होगी कि पुअर सेक्शन को कम इनकम मिल रही है और रिच को ज़्यादा मिल रही है, वो सही नहीं होगा. तो इसलिए हम जीडीपी एज अ वेलफेयर सही नहीं मानते, इस लिमिटेशन की वजह से कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम डिफरेंट है हमारी कंट्री में. सेकेंड पॉइंट आता है हमारा कंपोजिशन ऑफ जीडीपी. हो सकता है कि जो जीडीपी इंक्रीज़ हो रही है वो ऐसी कॉमोडिटी बनाने से इंक्रीज़ ना हो रही हो जो लोगों के लिए ज़रूरी है, जो आम आदमी के लिए ज़रूरी है. हो सकता है वो डिफेंस गुड बनाने से इंक्रीज़ हो रही हो. तो ये भी एक लिमिटेशन बन जाता है कि हमारे ऐसे प्रोडक्शन नहीं हो रहा है जो आम आदमी के लिए ज़रूरी है, बल्कि डिफेंस गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है. ये होता है हमारा कंपोजिशन ऑफ जीडीपी. जैसे कि यहाँ पे मैंने ये पिक्चर लगाई डिफेंस ऑफ गुड्स की. नाउ नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज. नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज में होता है, जैसे कि आपको पता है कि पहले हमारा बार्टर सिस्टम चलता था, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी हमारे ली जाती थी, जिससे हम किसी और की कॉमोडिटी ले सकें या फिर अपनी, हाँ, किसी को हमारी कॉमोडिटी की ज़रूरत है तो हम उसे अपनी कॉमोडिटी दे देते जब वो कुछ हमें देगा. सो इसमें नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज में ये है कि किसी भी जीडीपी जो कैलकुलेट होती है उसमें कमोडिटी के प्राइस तो लिए जाते हैं, लेकिन कुछ मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज जैसे कि ह्यूमन का बिहेवियर अच्छा होना, एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर अच्छा होना, एम्प्लॉयज़ का मेंटल इम्प्रूवमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ऐसी ऐसी जो चीज़ें हैं वो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज है और वो जीडीपी में कैलकुलेट नहीं की जाती. और जबकि ये एक हमारा वे है, एक अच्छी चीज़ है कि हमारे कंट्री में डेवलप हो रहा है. सो ये चीज़ें जीडीपी में कैलकुलेट नहीं करी जाती, इसलिए ये एक लिमिटेशन मानी जाती है. देन फोर्थ वन इज़ एक्सटर्नलिटीज़. एक्सटर्नलिटीज़ में आ जाता है हमारा पॉल्यूशन वगैरह. जैसे कि अगर ये मान लीजिए कि किसी कंट्री में फैक्ट्री बढ़ रही है, इसका मतलब जीडीपी बढ़ेगी, लेकिन हो सकता है वो फैक्ट्री बढ़ने से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा हो, वाटर पॉल्यूशन या सॉइल पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा हो. तो ये हमारा जीडीपी एज वेलफेयर नहीं कहलाता.